नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड एपिसोड के साथ मतलब कि आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग पहला एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का वर्णन किए थे, जिसका कि आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कल चर्चा चली थी संविधानवाद के बारे में। तो संविधानवाद के बारे में कहा जाता है कि विधि की सर्वोच्चता होगी, विधि का शासन होगा, विधि के सामने यानी कि लॉ के सामने सब समान होंगे। आज हम कुछ उसके एक्सेप्शन देखेंगे, जैसे कि क्या सब लोग समान होते हैं? तो नहीं। जैसे कहा जाता है कि यदि राष्ट्रपति का मतलब कि राष्ट्रपति यदि पद पे रहे तो उस समय में उनके लिए कोई आपराधिक केस, कोई यदि आपराधिक केस होता है तो उन्हें क्या होगा कि जज मतलब कि उसने जो कोर्ट नहीं बुलाया जा सकता है। ये आर्टिकल 361 के तहत उन्हें एक्सेप्शन दिया गया है। अगर कोई सिविल केस होता है, कोई दीवानी मामला होता है, तो उसमें भी उन्हें तभी बुलाया जा सकता है जब 2 महीने की प्रीवियस नोटिस दे दिया गया हो। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, इस तरह से मतलब कि विधि के समक्ष सबको समानता होनी चाहिए, जो कि समानता यहाँ पर नहीं होती है। दूसरी जो एक्सेप्शन है ये होती है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए ही। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के शासनकाल में यदि कोई भी काम ऐसा किया गया हो जो कि राष्ट्रपति के ऑफिस के द्वारा पारित हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से क्या नहीं होगा, दायित्व के लिए दायित्व मतलब कि उनको जो है सो किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 105 के तहत किसी भी एमपी और एमएलए के द्वारा यदि सदन की कार्यवाही के अंतर्गत कोई भी शब्द बोला जाता है, कोई भी वाक्य बोली जाती है, कोई भी ऐसी कार्रवाई की जाती है, तो उस पर जो है सो मतलब कि केस नहीं किया जा सकता है। कोई भी जज जो है सो उन्हें कोई भी कोर्ट के द्वारा उन्हें सम्मन नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है तो पार्लियामेंट की कार्रवाई के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले तक किसी भी कोर्ट के द्वारा सम्मन नहीं बुलाया जा सकता है किसी भी एमपी और एमएलए को। ये भी आर्टिकल 105 के क्लोज 3 के तहत है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है। इसमें जो है सो संविधानवाद में हम लोग दूसरा चीज़ पढ़े थे कि क्या होनी चाहिए, पावर का जो है सो मतलब कि विभाजन होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, जिसमें कि बताए थे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगी। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सबका काम अलग अलग होगा। लेकिन हमारे देश में इसके भी एक्सेप्शन हैं। लेजिस्लेटिव का अर्थ हुआ कि जो कानून बनाने वाला यानी कि संसद, जिसको कि हम लोग चुनाव करके भेजते हैं, उसी में से कुछ लोग मंत्री बनाए जाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, मतलब कि एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है पॉलिटिकल यानी कि टेम्पररी। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे द्वारा जो चुनाव करके विधायक भेजे जाते हैं या फिर सांसद भेजे जाते हैं, उसी में से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि शक्ति का पृथक्करण का उल्लंघन होता है। इसके बाद जो दूसरी आप लोग बहुत सारा देख सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हुआ, जो परमानेंट व्यक्ति हैं, परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, आप लोग यदि यूपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं तो कोई कलेक्टर बनता है। कलेक्टर के द्वारा भी न्यायालय मतलब कि बिठाया जाता है, कलेक्टर द्वारा सुनवाई की जाती है कुछ महत्वपूर्ण केसों पे। तो ये क्या हो गया कि ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा क्या बनाया जाता है, यहाँ पे जुडिशरी का काम किया जाता है। कभी कभी जुडिशरी के द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा जो है वो लेजिस्लेटिव का काम किया जाता है। लेजिस्लेटिव का किस प्रकार से काम किया जाता है? जैसे आप लोग बहुत चीज़ों पे ये सुने होंगे कि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून बना दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कानून बना दिया जाता है तो वो चीज़ बहुत दिनों तक, जब तक कि कोई उस चीज़ से संबंधित यदि कानून ना रहे तो वो बहुत दिनों तक वो लागू रहती है। जैसे कि एक मतलब कि विशाखा गाइडलाइंस था। विशाखा गाइडलाइंस 1993 में आया था, जो कि यदि कि वर्क फोर्स का जो है सो यदि हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जहाँ पर काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर तो उससे संबंधित क्या क्या कानून मतलब कि काम करेगा, इसका जो है सो कोई कानून नहीं था। तो बहुत दिनों के बाद 2011 में जो है सो कानून आया इसका, पॉस एक्ट।
ऐसे प्रकार से बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि जुडिशरी के द्वारा लागू कर दी जाती है, यानी कि जुडिशरी के द्वारा लेजिस्लेटिव का काम कर दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, आप लोग आर्टिकल 72 के तहत पढ़िएगा कि यदि कोई मतलब कि जुडिशरी के द्वारा ऐसा दे दिया जाता है कि किसी को जो है सो फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा माफ़ किया जा सकता है। तो ऐसा बहुत सारा काम है जो कि एक्सेप्शन है इसके बीच में। तो हम लोग कल जो पढ़ रहे थे यानी कि संविधानवाद के ये एक्सेप्शन है। तो भारत में मतलब कि इससे संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि क्या भारत में शक्ति का पृथक्करण जो है सो लागू किया जाता है या उसके जगह पे नियंत्रण एवं समन्वय को लागू किया जाता है। इस पर कमेंट करने के लिए बोला गया था। अब जो है सो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, तो इससे संबंधित आप लोग जो है सो एक राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मतलब कि बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि राज्य क्या है, व्हाट इज़ स्टेट। स्टेट का अर्थ हम कल बताए थे कि यहाँ पर जो है बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ मतलब कि मध्य प्रदेश, ये स्टेट के बारे में नहीं, हमारे देश के बारे में स्टेट कहा जाता है। तो वो स्टेट का जो फॉर्मल मतलब कि डेफिनेशन दिया गया है हमारे संविधान में, वो ये दिया गया है कि स्टेट वो है जिसके पास क्या हो, अपना उसके चार जो है सो निश्चित शर्त हैं। अपना निश्चित भूभाग हो, निश्चित क्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, उसके बाद जो है सो सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता का अर्थ हुआ कि अगर किसी और देश के दबाव में नहीं आकर के आप कानून बना पा रहे हैं तो आप संप्रभु हैं। तो इसके बारे में भी मतलब कि होती रहती है कि जैसे हमारा देश यदि गुलाम था तो क्या उसमें हमें संप्रभु था? नहीं था, 100% संप्रभु नहीं था, तो हमारा देश एक राज्य के रूप में नहीं था। अभी हमारा देश क्या 100% राज्य के रूप में है? तो हाँ, कह सकते हैं कि हमारा 100% राज्य के रूप में है। अब इसमें जो है सो आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी और व्यक्ति के रूप में कि जैसे हम यूएनओ के सदस्य हैं, यूएनओ के द्वारा कोई यदि ऐसा बात कहा जाता है कि जिसको कि लागू करना है, चाहे WHO के द्वारा या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई यदि ऐसा बात कहा जाता है कि जो कि हमारे देश पर थोपा जाए, लागू किया जाए, तो क्या हम लागू करें? अगर हम लागू करें तो क्या जो है सो हमारा संप्रभु देश है? यूएसए के द्वारा कोई यदि गाइडलाइन दिया जाता है कि ये आपको करना ही होगा, अगर हम वो करें तो क्या हम संप्रभु हैं या नहीं है? नहीं, हमारे देश में सिर्फ उसी चीज़ों को लागू किया जाता है जो हमारे देश के अनुसार से सही रहता है। अगर मान लो कि अभी यूएसए के द्वारा और बहुत सारे यूरोपियन देशों के द्वारा जब से कि रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तो उसमें कहा गया था कि आप जो है सो रसिया से क्या नहीं ले सकते हैं, तेल नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन एक संप्रभु देश होने के कारण भारत के प्रेसिडेंट और मतलब कि पूरे देशों के द्वारा मतलब कि पीएम के द्वारा जो है सो लागू किया गया कि हम जो है सो लेंगे, रसिया से तेल लेंगे और लगातार तेल लेते रहे। किसी भी देश के द्वारा ये मतलब कि बाद में जो है सो कुछ ऐसा कार्रवाई तो नहीं देखे, और ऊपर से जो है सो आँख में आँख मिला करके जवाब देते हुए देखे, तो यानी कि देश तो संप्रभु है। अब जहाँ पर कि हमारी नुकसान होगी, अगर किसी भी देश का यदि हम बात ना माने, तो हमारे यहाँ पर आर्थिक या फिर राजनीतिक रूप से हमारी कुछ नुकसान होती है, तो वहाँ पर हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि ईरान का हम तेल इसलिए छोड़ दिए थे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था देश का, जबकि यूएसए के द्वारा कहा गया था कि छोड़ देने के लिए, लेकिन हमारा जो है सो वहाँ पर पॉलिटिकल रूप में थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसके बारे में डिस्कशन चलती रहती है हमारे देश में कि क्या हम संप्रभु राज्य हैं या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि हमारा देश में संविधान किस प्रकार से बना था और ये किस प्रकार से लिंक करता है कि हमारा देश किस प्रकार से जो संविधान हमारा देश गुलाम था उस समय से अभी तक का संविधान किस प्रकार से इमर्ज हुआ है, उस गुलामी के दौर से अभी तक लिंक किस प्रकार से करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमारा देश में जो संविधान है वो एकाएक इमर्ज नहीं हुआ है, उसके बनने के लिए बहुत दिनों की जो है सो कवायद चली है। जैसे हमारे देश में जो मतलब कि अंग्रेज आए थे, वो बहुत दिनों तक 1600 ईस्वी में आए थे, 1757 में युद्ध किए, प्लासी का युद्ध किए, 1764 में बक्सर का युद्ध किए। उसके बाद पहली बार एक एक्ट लाए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद धीरे धीरे करके
1947 में जब तक आज़ाद हुए तब तक बहुत सारे नियमों का मतलब कि बहुत सारे एक्ट लागू कर दिए थे। उसमें से भी बहुत सारे एक्ट हमारे देश पर लागू है अभी भी, तो उस सब के बारे में भी पढ़ना है। तो यानी कि हमारा संविधान जो है सो एकाएक ये बन नहीं गया है। अच्छा, हम लोगों को पीएचडी करना नहीं है, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बस उतना ही जानना है। तो हम लोग बस उतना ही जानेंगे जितना कि हमें पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ इसमें एक्ट का नाम है जो कि महत्वपूर्ण है, तो उस सभी एक्ट का जो है सो लगातार हम लोग नाम याद रखेंगे, और हो सकेगा तो कल से हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए, क्यों लागू किया गया था, उसके पीछे का हिस्टोरिकल कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज जीत गए थे। अब उस जीतने के कारण जो है सो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या हो गई थी, दीवानी राइट्स उसके हाथ में चली गई थी। अब दीवानी राइट्स यदि उसके हाथ में चली गई, मतलब क्या हुआ कि टैक्स वसूलने का अधिकार चला गया था। अब टैक्स वसूलने के अधिकार में बहुत सारा क्या हो रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा था। किसके द्वारा? कंपनी के शासकों के, कंपनी के मतलब कि कर्मचारियों के द्वारा हो रहा था। तो इसके नकेल कसने के लिए पहली बार एक एक्ट लाई गई थी 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 73 में लाई गई थी। उसी को संशोधन करके 1781 में लागू की गई। फिर उसका जो है सो पिट्स इंडिया एक्ट लाई गई 1784 में। फिर 1793 में उसका जो है सो एक क्या आया था, भारत परिषद एक्ट। उसके बाद जो है सो लगातार 1793 में आई, 1803 में आई, 1813 में आई, 1833 में आई, 1853 में आई। उसके बाद 1857 में क्रांति होता है। 1857 में क्रांति के बाद क्या करता है कि भारत सरकार जो है सो भारत को उसके ब्रिटेन के जो है क्राउन के अंतर्गत रख दिया जाता है, यानी कि क्राउन के अंतर्गत गुलाम बना दिया जाता है। तो 1858 में से जो लगातार आएगी वो आएगी भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम 1858, फिर 1858 जब लागू हुई तो इसका जो है सो हर हमेशा कल्चर रहा है कि ये लगातार संशोधन करती चली गई है। 1861 में आया, फिर 1891 में आया, 1892, 1909, 1919 और 1935। 1947 में क्या हुआ, भारत आज़ाद हो गया। तो भारत के आज़ाद होने का भी एक एक्ट है। तो इस बीच में कितना संशोधन हुआ, कितना क्या नया रूल बना, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में समझ लीजिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और जो उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद है तीसरा इम्पोर्टेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम। बस ये तीन इम्पोर्टेंट है, तीन बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये तीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सब में थोड़ी थोड़ी जानकारी याद रखना है। उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है संविधान के बारे में, अब एकाएक जो है सो शुरू किए हैं, तो एकाएक ये हम मूल अधिकार जो है सो डीपीएसपी इसके बारे में चर्चा करने नहीं लगेंगे। इसीलिए हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज जो है सो आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग रेफरेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू की गई थी तो उसके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में, ठीक है। बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था। इसके तहत जो अलग अलग प्रकार के दो गवर्नर, मतलब हमारे देश में और दो गवर्नर थे, मद्रास के और बॉम्बे के, उन्हें जो है सो बंगाल के अंतर्गत रख दिया गया था। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्रवाई को चलाने के लिए चार व्यक्तियों का समिति बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद कहा गया था कि कोई भी कंपनी का जो व्यक्ति है वो प्राइवेट जो है सो अपना व्यापार नहीं कर सकता है। प्राइवेट व्यापार इसलिए नहीं कर सकता है कि उसके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ये सब चीज़ें लागू की गई थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ये मुख्य बातें, जो चार बातें हैं, ये याद रखना है बस। इसके बारे में बहुत सारी अधिनियम आएगी। जब आप लोग किताब पढ़िएगा या फिर जो है सो किसी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ये सब ही मतलब की चीज़ आएगी, लेकिन आपको बस ये चार चीज़ें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को मतलब कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसके अंतर्गत
मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल को रख दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है सो इसके प्राइवेट रेड पर बैन लगा दिया गया था। दैट्स इट। 1773 के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बस इतना ही याद रखना है। अब 1773 होगी तो उसके बाद हमको याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट, इसी को मतलब कि थोड़ा संशोधन किया गया था 1781 में, तो संशोधन हमको याद नहीं रखना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट याद रखना है, और कम से कम नाम तो याद जरूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेटिंग नेक्स्ट सारे एक्ट के बारे में चर्चा कल चलेगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए जो है सो मतलब कि आपको काम कर सकता है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उस बच्चों के साथ जिसको की ज़रूरत है। थैंक यू।